हेलो फ्रेंड, आइए अब एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। आज का ये वीडियो हमारा समाजशास्त्र बीए पार्ट 1 के लिए है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समूह। समूह किसे कहते हैं, तो इस पर चर्चा करते हैं। जहाँ तक बात समूह की होती है तो रेलगाड़ी में एक साथ यात्रा करते हुए व्यक्तियों को देखें तो क्या उसे हम समूह कहेंगे? तो उसे हम समूह नहीं कहेंगे। खेल के मैदान में जितने भी सारे खिलाड़ी हों वो भी आपस में एकत्रित होते हैं तो क्या हम उनको समूह कहेंगे? ऑफिस से लौटते हुए व्यक्तियों का एक झुंड होता है जो रेलगाड़ी में सफ़र कर रहा हो, क्या उन्हें हम समूह कहेंगे? लेकिन उन्हें हम समूह नहीं कहेंगे। लेकिन उसी रेलगाड़ी में जो रेलगाड़ी में कुछ व्यक्ति यात्रा कर रहे होंगे और यात्रा करते हुए आपस में वाद विवाद कर रहे हों, वाद और विवाद कर रहे हों, आपस में बैठकर परिचर्चा कर रहे हों और बाहरी कोई व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व होना चाहे, अंदर एंट्री लेना चाहे, उस व्यक्ति को वो अंदर आने से मना करते हैं, उसको हम समूह कहेंगे। ठीक है, उसे हम समूह कहेंगे। और समूह की मुख्य विशेषता की बात करें तो समूह उसे हम कहेंगे जहां दो व्यक्ति आपस में मिले और परस्पर मिलने के बाद दोनों एक दूसरे से जो है आपस में कोई बात विवाद करें, ऐसी बात विवाद करें। तो परस्पर जब आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद दोनों के बीच में एक संबंध का निर्माण भी होता है, उसी को हम समूह कहते हैं। और भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों ने अलग अलग इसकी परिभाषा की है। आइए उस पर चर्चा करते हैं। कुछ ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समूह के बारे में बताया है। तो पहले इसमें हम देखते हैं आगबर्न तथा नीमकाप को। आगबर्न तथा नीमकाप दोनों ने क्या कहा है? आगबर्न तथा नीमकाप। आगबर्न और नीमकाप के अनुसार समूह हम उसे कहेंगे जहां दो व्यक्ति एकत्रित हो जाते हैं तथा परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि जहां दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद कोई भी बातचीत करते हैं आपस में और वो ऐसी बातचीत होती है जो दोनों एक दूसरे को उनकी बातचीत प्रभावित करती है और प्रभावित करने के बाद एक समूह का निर्माण होता है। तो इस तरीके से आगबर्न और नीमकाप ने जो कहा, इसके बारे में अगर कभी पूछे कि आगबर्न और नीमकाप क्या कहते हैं तो आप बता सकते हैं कि दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद आपस में बातचीत करते हैं और ऐसी बातचीत होती है जो एक दूसरे को प्रभावित करती है, उसे हम समूह कहते हैं। ठीक है, ये किसका कथन है? तो पूछे तो आप बता सकते हो, आगबर्न तथा नीमकाप महोदय का ये कथन है। इन्होंने इस तरीके का समूह के लिए इन्होंने अपना ये कथन दिया है। अब इसके बाद जो है गिरबर्ट के अनुसार एक सामाजिक समूह व्यक्तियों का संकलन होता है जो कि स्वीकृत ढांचे के अंतर्गत एक दूसरे पर अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, तो ये किसका कथन है? अगर कभी पूछे तो आप बता सकते हैं ये गिसबर्ट का है। किसका है? तो गिसबर्ट का। ठीक है, गिसबर्ट ने इस तरीके का कथन समूह के लिए दिया है।
और गिब्सबर्ग के बाद बोगार्ड्स ने कहा कि एक सामाजिक समूह का विचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक ऐसी संस्था में निहित है जिनका ध्यान कुछ सामान्य उद्देश्यों पर हो तथा जो आपस में एक दूसरे को प्रेरित करें, जिसमें सामान्य व्यक्ति हो तथा जो सामान्य क्रियाओं में भाग लेते हों। ऐसे व्यक्तियों के को हम क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। किसने कहा है ये? तो बोगार्ड्स महोदय ने कहा है। बोगार्ड्स महोदय का ये कथन है। तो कुल मिलाकर उन्होंने भी समूह के लिए यही बात कही है कि जहाँ दो व्यक्ति मिले और आपस में जो पारस्परिक ऐसी कुछ बातचीत हो और कुछ ऐसे बात और विचार हों, कुछ ऐसी बातें आएँ जिससे दोनों एक दूसरे से प्रभावित हों और प्रभावित होने के बाद एक समूह का निर्माण होता है, तो उसी को ये समूह कहते हैं। तो इस तरीके से इन सारे समाजशास्त्रियों ने समूह के बारे में बताया। और अगर कहें तो मैकाइवर पेज ने भी समूह के लिए कहा है कि समूह से अभिप्राय मनुष्य के किसी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे सामाजिक संबंधों द्वारा स्थापित होते हैं। ठीक है, तो ये किसका कथन है? तो आप बता सकते हो मैकाइवर एवं पेज का। मैकाइवर एवं पेज, मैकाइवर और पेज ने भी समूह के लिए यही बात कही है। तो कुल मिलाकर समूह के लिए अगर हम बात करें तो समूह के लिए यही बात आएगी कि जहाँ व्यक्ति आपस में दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलें और मिलने के बाद आपस में बातचीत, ये समूह की मुख्य परिभाषा आप जानते रहिएगा। जब भी अगर आपसे बात करें समूह के लिए तो आप बता सकते हो जहाँ दो व्यक्ति आपस में मिले या उससे ज़्यादा अधिक व्यक्ति आपस में मिले, मिलने के बाद परस्पर बातचीत करें और बातचीत ऐसी होनी चाहिए जो एक दूसरे को प्रभावित करती है, और इसी को हम क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। ठीक है, अब आइए समूह की विशेषता देखते हैं। समूह की क्या विशेषता है उसकी बात करते हैं। आइए अब समूह की विशेषताएं देखें। समूह की आवश्यक विशेषताएं। ठीक है, विशेषताएं। समूह की आवश्यक विशेषताएं कुछ निम्न हैं, जिसमें पहली इसकी विशेषता है कि दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं और आपस में मिलने के बाद पारस्परिक कुछ आदान प्रदान करते हैं। दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं, तथा पारस्परिक आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, अब दूसरी विशेषता की बात करें तो इसकी दूसरी विशेषता है समूह की सदस्यता व्यक्तियों के लिए ऐच्छिक होती है। समूह की सदस्यता व्यक्तियों के लिए ऐच्छिक होती है। ठीक है, समूह की सदस्यता जो होती है वो व्यक्तियों के लिए ऐच्छिक होती है, उनकी इच्छाओं पर निर्भर करता है। ज़बरदस्ती उन्हें समूह का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा, इसकी विशेषता है, समूह की ये विशेषता है। और अगली इसकी विशेषता की बात की जाएगी तो इसकी अगली विशेषता है समूह के सदस्यों का एक समान उद्देश्य होता है। समूह के सदस्यों का एक समान उद्देश्य होता है।
उद्देश्य होता है। ठीक है, समूह के सदस्यों का एक समान उद्देश्य होता है। वे समान दृष्टिकोण से आपस में बंधे रहते हैं। वे समान दृष्टिकोण से आपस में बंधे रहते हैं। आपस में बंधे रहते हैं। ठीक है, अब इनकी चौथी विशेषता की बात की जाए। इनकी चौथी विशेषता क्या है? तो चौथी विशेषता है, समूह के लिए यह आवश्यक नहीं है कि इसमें संबंध आमने सामने के हो। समूह के लिए यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि संबंध आमने सामने के हों। आमने सामने के हों। ठीक है, ये समूह के लिए कोई आवश्यक नहीं होता है कि जो संबंध हो वो आमने सामने का हो। वो अगर पास में नहीं है तो भी वो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो समूह का जो आपस का संबंध होता है वो आमने सामने का ज़रूरी नहीं होता। ये इसकी विशेषता है। अब आइए आगे देखते हैं, इसकी आगे की विशेषता देखते हैं। तो आगे की इसकी अगली विशेषता है, समूह द्वारा कुछ नियम निर्धारित कर दिए जाते हैं। समूह के कुछ नियम निर्धारित कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो हर समूह का अपना कुछ न कुछ नियम होता है। कुछ ऐसे नियम बनाए जाते हैं जिस नियम के आधार पर ही समूह का गठन किया जाता है। तो ये जानते रहिएगा, समूह के कुछ अपने नियम होते हैं जो उन नियमों पर वो डिपेंड होता है। उन नियमों पर ही वो समूह चलता है या उन नियमों का ही वो क्रियान्वयन करता है। तो आगे देखते हैं, समूह के सदस्यों में पारस्परिक जागरूकता की भावना पाई जाती है। समूह के सदस्यों में पारस्परिक सहयोग की भावना पाई जाती है। ठीक है, समूह के सदस्यों में परस्पर एक दूसरे की सहयोग करने की भावना पाई जाती है। और जब तक समूह के सदस्यों में परस्पर सहयोग की भावना नहीं पाई जाती तब तक वो समूह का सदस्य नहीं माना जाएगा। तो इसलिए समूह के सदस्यों में परस्पर आपस में एक सहयोग की भावना पाई जाती है, और सहयोग नहीं होगा तो समूह चल भी नहीं पाएगा। तो इसलिए समूह के सदस्यों में आपस में पारस्परिक सहयोग की भावना पाई जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला, प्रत्येक समूह की अपनी कुछ विशेष संरचना होती है। प्रत्येक समूह की कुछ विशेष संरचना होती है। ठीक है, तो प्रत्येक जो है समूह की अपनी कुछ विशेष ऐसी संरचना होती है। इसका कारण यह है कि समूह की सामान्यताओं के अनुसार सदस्यों के पद तथा कार्य निर्धारित कर दिए जाते हैं। तो हर सदस्यों के उनके पद क्या होंगे और उनके कार्य क्या होंगे, वो कौन सा कार्य करेगा, समूह का जो भी जितने भी सारे सदस्य होते हैं उन सभी सदस्यों के पद और कार्य, उनसे कौन सा कार्य लिया जाएगा और इनको कौन सा पद दिया जाएगा, ये पहले से ऑलरेडी निश्चित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा। इसीलिए कहा गया कि प्रत्येक समूह की कुछ विशेष संरचना होती है। तो कुछ विशेष संरचना उनके पद और कार्यों से लेकर है। तो इस तरीके से, और आगे आइए देखते हैं इनकी विशेषताओं में। आगे देखते हैं, समूह के प्रत्येक सदस्य आपस में
आपस में सहयोग की भावना रखते हैं। ठीक है, तो समूह के जितने भी सारे प्रत्येक सदस्य होते हैं सभी आपस में एक दूसरे का सहयोग करने की भावना रखते हैं। ठीक है, और उसके विपरीत नहीं जाते। आइए आगे देखते हैं कि और एक दूसरे के प्रति आदर भी रखते हैं। समूह के सदस्यों के समान मूल्य होते हैं। समूह के सदस्यों के सामान्य मूल उद्देश्य होते हैं। ठीक है, प्रत्येक समूह के सदस्यों के अपने सामान्य कुछ मूल उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों की वो पूर्ति समूह में रहकर करता है व्यक्ति। प्रत्येक समूह में हम की भावना होती है। ठीक है, अगला प्रत्येक समूह में हम की भावना होती है। ठीक है, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। और एक और विशेषता है, उसको भी जान लीजिए। समूह के कार्यों का विभाजन होता है। समूह के कार्यों का विभाजन, समूह के कार्यों का, तो समूह के कार्यों का विभाजन, आइए आगे देखते हैं कि समूह के कार्यों का विभाजन होता है और प्रत्येक सदस्य भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। समूह के कार्यों का विभाजन होता है, प्रत्येक सदस्य भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। ये कुछ समूह की विशेषताएं रही हैं जिस पर अभी हमने चर्चा करी कि समूह के अपनी क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, उस पर हमने बात करी। अब आइए आगे देखते हैं समूह का मनोवैज्ञानिक आधार। समूह का निर्माण प्राणियों में सामाजिक संबंध उत्पन्न हो जाने से होता है, परंतु सामाजिक संबंध उत्पन्न होने का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है, इससे इस प्रकार समझाया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के कार्य के पीछे कुछ स्वार्थ रहता है। यह स्वार्थ दो दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। पहला एक समान स्वार्थ तथा दूसरा एक समान स्वार्थ तथा एक स्वार्थ में यह अंतर है, दो तरीके का होता है। एक समान स्वार्थ और दूसरा होता है स्वार्थ। ठीक है, ये दो तरीके का होता है। मनोवैज्ञानिक में देखते हैं, समूह निर्माण के मनोवैज्ञानिक आधार में देखते हैं, एक समान स्वार्थ तथा दूसरा एक स्वार्थ। ठीक है, एक समान स्वार्थ है एक और दूसरा एक स्वार्थ, या स्वार्थ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख लीजिए एक स्वार्थ। ठीक है, इस मनोवैज्ञानिक में मनोवैज्ञानिक लिख दे रहे हैं, मनोवैज्ञानिक। ठीक है, मनोवैज्ञानिक में एक समान स्वार्थ होता है, दूसरा एक स्वार्थ होता है। ठीक है, एक समान स्वार्थ तथा एक स्वार्थ में यह अंतर है कि एक समान स्वार्थ में एकता होते हुए भी भिन्नता होती है और एक स्वार्थ एकता ही है, भिन्नता नहीं। इसका मतलब समझते हैं कि एक समान स्वार्थ जो होती है, एक समान स्वार्थ में भिन्नता पाई जाती है, लेकिन एक स्वार्थ में भिन्नता हमको देखने को नहीं मिलती। ठीक है, ये इनके बीच में मुख्य अंतर है। ठीक है, एक समान स्वार्थ और एक स्वार्थ में, एक समान स्वार्थ में जब दोनों के जो स्वार्थ होते हैं एक समान होते हैं और दोनों के स्वार्थ एक समान होते हुए भी कहीं न कहीं दोनों में आपस में भिन्नता पाई जाती है। और एक स्वार्थ में एक व्यक्ति का एक जो स्वार्थ होता है वो एक होता है, उसमें भिन्नता हमको देखने को नहीं मिलती। तो एक समान स्वार्थ
और एक स्वार्थ में ये आपका मूल अंतर है। ठीक है, इस बात को जानते रहिएगा। कभी भी अगर आपसे पूछे कि एक स्वार्थ और एक समान स्वार्थ में क्या अंतर है तो आप बता सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर कहें तो उदाहरण के लिए प्रत्येक व्यापारी लाभ अर्जित करना चाहता है। वास्तव में व्यापार लाभ कमाने के लिए किया जाता है। यह प्रत्येक व्यापारी का भिन्न भिन्न निजी स्वार्थ है। यह अन्य व्यापारियों के स्वार्थ से मिलता जुलता स्वार्थ है। इसे एक समान स्वार्थ कहेंगे। परंतु जब अनेक व्यापारी एक समान स्वार्थ के लिए साझेदारी में व्यापार करें तो उनका स्वार्थ एक समान स्वार्थ न होकर एक स्वार्थ हो जाता है। ठीक है, तो जब कभी अगर आपसे उदाहरण के लिए बात करें तो उदाहरण आप ये बता सकते हैं। ठीक है, कि जो जो अलग अलग व्यापारी होते हैं जिनका अपना जो व्यवसाय होता है, उन सभी के स्वार्थ कैसे होते हैं, अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, लेकिन जब सारे व्यापारी मिलकर एक संगठन बनाते हैं तो उनके स्वार्थ कैसे होते हैं, उनके स्वार्थ एक समान स्वार्थ होते, एक स्वार्थ होते हैं। ठीक है, तो ये वो आप उदाहरण के रूप इस प्रकार से आप बता सकते हैं इसको मनोवैज्ञानिक में। अब आगे देखते हैं, समूह कई प्रकार के होते हैं। तो अगर ये पूछा जाए समूह कितने प्रकार के होते हैं, समूह मैकाइवर पेज के अनुसार, मैकाइवर तथा पेज के अनुसार समूह निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिनमें प्रथम समूह की बात करें तो प्रथम समूह प्रादेशिक एकता वाले समूह होते हैं। पहला प्रादेशिक एकता वाला समूह प्रादेशिक एकता वाले समूह की बात करें जिनके अपने अधिकार एक समान होते हैं। प्रादेशिक क्षेत्र में रहने वाले जितने सारे व्यक्ति होते हैं उनके अपने हित एक समान होते हैं। ऐसे समूह को प्रादेशिक एकता वाला समूह कह सकते हैं। और दूसरा हितों के प्रति जागरूक असंगठित समूह। दूसरा हितों के प्रति जागरूक असंगठित समूह। ठीक है, हितों के प्रति जागरूक असंगठित समूह के सदस्यों की समान मनोवृत्तियाँ। ठीक है, ऐसे जिनके हितों के प्रति जागरूक वाले जो समूह होते हैं, असंगठित समूह, जिनके हित वे अपने अपने हितों के प्रति जागरूक होते हैं लेकिन कैसे होते हैं, असंगठित समूह होते हैं। तो इस तरीके से बात करेगा दूसरा समूह तो आप बता सकते हैं कि हितों के प्रति जागरूक असंगठित समूह, और तीसरा हितों के प्रति जागरूक संगठित समूह। तीसरा हितों के प्रति जागरूक संगठित समूह। ठीक है, हितों के प्रति जागरूक संगठित समूह जिनके हित आपस में एक होते हैं और जो एक दूसरे हितों का सीमित क्षेत्र हितों के बारे में जानते हैं, समझते हैं, और इसीलिए जो है उनके हित जो होते हैं आपस में समान होते हैं। इसमें आप कह सकते हैं हितों का सीमित क्षेत्र होता है, निश्चित सामाजिक संगठन होता है, सदस्यों के बीच व्यक्तिगत संबंध पाया जाता है। ठीक है, और गिलिन का वर्गीकरण, गिलिन और गिलिन ने भी सामाजिक समूह के बारे में बताया है। उन्होंने सामाजिक समूह को अलग अलग तरीके से इसके बारे में उन्होंने बताया। गिलिन और गिलिन के विचारों को देखें तो गिलिन और गिलिन ने बताया कि रक्त संबंधी समूह, पहला इन्होंने बताया कि रक्त संबंधी समूह, अगर इसकी बात करें तो इसके अंतर्गत परिवार आ जाएगा। ठीक है, परिवार के जितने भी सारे सदस्य होते हैं आपस में रक्त संबंध पाया जाता है एक दूसरे के बीच में, तो ऐसा जो समूह कहलाया जाएगा उसको हम रक्त संबंधी समूह कह सकते हैं।
परिवार जो होता है वो कैसा समूह होता है? रक्त संबंधी समूह होता है। परिवार जात दोनों आ सकते हैं इसके अंतर्गत। शारीरिक विशेषताओं पर आधारित समूह। दूसरा, शारीरिक विशेषताओं पर आधारित समूह। अगर शारीरिक विशेषताओं पर आधारित समूह करें तो समान आयु, समान लिंग, एक ही लिंग जैसे पुरुष पुरुष, विषम लिंगी जैसे स्त्री और पुरुष, तो पुरुष पुरुष समान जिनकी आयु समान हो और जो एक ही लिंग के हो, तो ऐसे व्यक्तियों को शारीरिक, जिनकी ये कहें कि शारीरिक विशेषता लगभग एक जैसी हो, उस पर जो आधारित समूह होता है उसको हम शारीरिक विशेषता पर आधारित समूह कह सकते हैं। ये आपका दूसरा हो जाएगा। और तीसरा, क्षेत्रीय समूह। तीसरा आपका आ जाएगा क्षेत्रीय समूह। इसमें एक क्षेत्र में निवास करने वाले लोग हो जाएंगे, जैसे जनजातियाँ अन्य जो होते हैं जो एक ही क्षेत्र में निवास करते हों, ठीक है, आपस में लगभग परस्पर सहयोग की भावना पाई जाती है, ऐसे समूह को हम क्षेत्रीय समूह कह सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला अस्थिर समूह। अस्थिर समूह की बात करें तो जो एक जगह न निवास करते हो, अन्य भिन्न भिन्न जगह, जैसे खाना बदोशी जीवन जीते हो, आज यहाँ कल वहाँ ट्रैवल करते रहते हैं, ऐसा जो समूह होता है उसको हम अस्थिर समूह कह रहते हैं, ठीक है। अस्थिर का मतलब ही होता है जो एक जगह स्थिर न हो, ऐसे समूह को हम अस्थिर समूह कह सकते हैं। अगला देखते हैं, स्थायी समूह के अंतर्गत जहाँ एक ही जगह निवास करने वाले व्यक्ति हो गए, जैसे राजनीतिक और परिवार भी एक स्थायी समूह के अंतर्गत आ सकता है। परिवार भी एक जगह स्थायी होकर निवास करता है, ठीक है। ऐसे समूह को हम स्थायी समूह कह सकते हैं जो एक जगह निवास करते हैं। और अगला देखते हैं, सांस्कृतिक समूह, ठीक है। तो इस तरीके से गिलीन ने समूह के बारे में कही, आपने जो उन्होंने बात कही, तो ये सारी इनकी विशेषता रही, इसको जानते रहिएगा, ये सब नोट कर लीजिएगा। एक तरफ समूह का वर्गीकरण हमने किया ये गिलीन के द्वारा, और मैकाइवर और पेज के द्वारा। समनर का वर्गीकरण भी है, समनर में भी समूह का वर्गीकरण किया है। समूह को इन्होंने कहा एक अंत समूह जिसमें हम की भावना होती है, समूह कल्याण की भावना समूह, ठीक है, जिसमें हम की भावना, समूह कल्याण की भावना, छोटा आकार, सामान्य हित, समूह के प्रति निष्ठा, विरोधपूर्ण अथवा वाह्यपूर्ण, ये आपका बाहिर्गमन समूह में पाया जाता है। बाहिर्गमन, ठीक है। तो ये समनर का है वर्गीकरण है, समनर ने समूह का वर्गीकरण किया है, बहिर्गमन समूह और अंत समूह। ये दो समूह की इसने बात की। बहिर्गमन में इसने बताया घृणा, द्वेष, संदेह, बड़ा आकार, हितों में संघर्ष, सामाजिक अभिव्यक्ति, तो ये सारा जो आपका आता है ये बहिर्गमन के अंतर्गत आता है। इस तरीके से आज का जो हमारा वीडियो रहा वो समूह के संदर्भ में रहा। समूह के बारे में, उस समूह की परिभाषा हमने बताई, समूह की विशेषता बताई और उसके बाद समूह का वर्गीकरण। तो इसको आप अच्छे से देखिए, रीड करिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।